नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। जीवन का एक लक्ष्य रखिए, दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचिए, सपने में भी वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, धुन सवार हो जानी चाहिए, एक दिन आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ठीक है दोस्तों, शानदार तरीका तैयारी करने का यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब जन धन योजना आया, जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 अगस्त 2014 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि करंट अफेयर में पूछा जाएगा कि वर्तमान 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है 50.09 करोड़ खाते खोले गए हैं। मोटा मोटी याद रखना 50 करोड़ खाता खोला जा चुका है। ठीक है, अब इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, जैसे अटल पेंशन योजना कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये भी 2015 में शुरू हुआ था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान है। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान योजना जो है वो कब शुरू हुआ? तो 2001 में शुरू हुआ था। ठीक है, शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जो 2002 में बनाया गया शिक्षा को मौलिक अधिकार। ठीक है, अब शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के को में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए इस टाइप के जो है शिक्षक दिवस, शिक्षा दिवस, ये कन्फ्यूजन वाला कुछ क्वेश्चन है, तो सबको यहाँ पर एक साथ देखेंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, ये दोनों पहले क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए 5 सितंबर और ठीक अगले महीने जो अक्टूबर में 5 तारीख को ही विश्व शिक्षक दिवस हो गया। फिर से समझिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब एक है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इनके जन्म दिवस पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। अब एक है विश्व विद्यार्थी दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। तो 15 अक्टूबर को हुआ था इनका जन्म, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया गया है। अब शिक्षा का अधिकार जो है ना, ये कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 11वां मौलिक कर्तव्य यही है कि 6 से 14 जो आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना माता पिता एवं अभिभावकों का कर्तव्य होगा। ये 11वां मौलिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य वर्तमान में कितना है? तो 11 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ? तो ये 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हुआ था। अब 29 जुलाई को लागू हुआ था। ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। तो 29 जुलाई से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रिलेट कर लेंगे। 29 जुलाई को क्या है इम्पोर्टेंट? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, नई शिक्षा नीति जो है, उस नई शिक्षा जो प्रणाली है किस मॉडल पर आधारित है? तो वो उसका है 5+3+3+4, ये मॉडल पर आधारित है। नई शिक्षा प्रणाली जो है इसी मॉडल पर आधारित है।
5 + 3 + 3 + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है जेनेवा में। ठीक है, कई इंपोर्टेंट जो संगठन है ना जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबको यहाँ एक साथ देखेंगे। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापारी संगठन हो गया जैसे WTO, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया यानी कि ILO, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन और रेड क्रॉस, ये सभी का मुख्यालय जेनेवा में है। फिर से समझिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व श्रम संगठन और विश्व मौसम विज्ञान संगठन और रेड क्रॉस, ये सभी का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, 1948 में हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना। अब इसी 7 अप्रैल से न मनाया जाने लगा क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट है जिसके मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी ध्यान रखना है। जैसे अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो देखिए न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय? तो UNO, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अब पेनिसिलिन क्या है मालूम? विश्व का पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो वो पेनिसिलिन ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक्स किरण की खोज किसने किया? तो रोएंटजन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। इंसुलिन की खोज किसने किया? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को गांधीवादी दर्शन माना जाता है? तो अनुच्छेद 40 को ही गांधीवादी दर्शन मनाया जाता है। ठीक है, माना जाता है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है जो कन्फ्यूजन करता है, जैसे कि नगर पालिका किस अनुच्छेद में? ठीक है, तो नगर पालिका है अनुच्छेद 243 से 43 ई से 43 से जेड 243 पी से 243 जेड जी तक है नगर पालिका। और पंचायत किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है पंचायत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और पंचायत का जो कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे कि पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 243 के ई में है। ठीक है, 243 पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल। आप इसे याद कैसे रखना है? देखिए, पंचायतों का कार्यकाल या पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो जो अनुच्छेद 243 के ई में है, ई किस स्थान पर आता है? ABCD में ई आता है 5वें स्थान पर। तो इससे रिलेट हो गया, यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी अनुच्छेद 243 के ई में है पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है रेलवे NTPC में कि पंचायतों का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो पंचायतों का जो शक्ति है ना अनुच्छेद 243 के जी में है। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, शक्ति है ना, तो जी को रिलेट कर लिए पार्ले जी से। तो जैसे पार्ले जी खाने से शक्ति होता है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। पार्ले जी यानी शक्ति होता है, यानी पंचायतों की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन जो किस अनुच्छेद में है? तो वो है 243 के आई में है। तो राज्य वित्त आयोग आई ऐसे रिलेट कर लीजिए। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 243 के आई में, और केंद्रीय जो वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 में है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती है? तो
तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट खेल से ये संबंधित है, ठीक है। झूलन गोस्वामी से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली क्रिकेटर कौन है, तो वो है झूलन गोस्वामी, ये ध्यान रखना है। झूलन गोस्वामी को 2010 में अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन याद रखना है कि पुरुष ODI यानी कि पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप जीत लिया है। अच्छा, पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 में किसने जीता, तो वो इंग्लैंड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष का लिंग अनुपात है, तो इसका करेक्ट आंसर है 243 और 243 महिलाएं और 1000 पुरुष है, ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार। और एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि बिहार का जो अभी जनगणना जातीय जनगणना हुआ 2022 में और 2023 में इसका रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो वो है 953 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, पहली बार जनगणना कब हुआ था भारत में, तो हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और भारत में पहली बार मतलब नियमित जनगणना कब हुआ, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। अच्छा, 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था, अकबर ने किया था। अब अकबर से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो आपको ध्यान रखना है। अकबर किस वंश का शासक था, तो मुगल वंश का शासक था, ठीक है। अकबर का जन्म कब हुआ, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना, तो 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बन गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था, तो अकबर जो है वो अनपढ़ था। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया, तो अकबर ने किया था। झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया, तो अकबर ने किया था। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि अकबर का संरक्षक कौन है, तो वो था बैरम खान। अकबर का संरक्षक था बैरम खान, लेकिन अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो वो टोडरमल था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रभावती थी। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, तो प्रभावती थी। प्रभावती कौन थी मालूम, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती। अच्छा, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है, तो वो है बिंदी शक्ति, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ गुप्त की बात आई, गुप्त से जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते रहता है, आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे भारत का नेपोलियन हो गया तो कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है उसको भी साथ में देखेंगे। जैसे भारत का नेपोलियन हो गया समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त प्रथम है, ये ध्यान रखना है। गुप्त की भाषा क्या है, संस्कृत। मुगल काल की भाषा क्या है, फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। ये है क्या मालूम, अधिकार परीक्षा एक रीट है, ठीक है। रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रीट कौन जारी करता है। ऑप्शन में रहेगा सर्वोच्च न्यायालय, फिर बी में रहेगा उच्च न्यायालय, तो फिर सी में रहेगा दोनों या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जो रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये दोनों जारी करता है रीट। रीट कितने 5 प्रकार के होते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत, ये ध्यान रखना है। और वो रीट कौन कौन सा है 5, वो भी ध्यान रखना है। जैसे कि वो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। यह केंद्रीय और राज्य कर है जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब यहाँ पर करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन याद रखना है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को हुआ था, ठीक है। जीएसटी स्लैब दरें हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी के जो मैक्सिमम जो दरें हैं वो कितना है, तो 28% है। वो स्लैब दरें कौन कौन सा है, देखिए 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28 ऐसे याद रखना है। जीएसटी की स्लैब दरें 5%, 12%, 18% और 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए केशवानंद भारती मामला में क्या सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर क्या संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, तो केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का? आरबीआई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, जो भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आरबीआई का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को हुआ था। और आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? तो ये है सुब्रमण्यम जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, BBR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे वर्तमान सीईओ हो गया सुब्रमण्यम, और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है सुमन बेरी। ठीक है, नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, और नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, और रही बात यहाँ ऑप्शन में है अजय कुमार सूद। ठीक है, तो ये कौन है? करंट अफेयर में आपको याद रखना है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद है। ठीक है, समीर बी कामत कौन है? तो ये डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष है समीर बी कामत। डीआरडीओ ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब इसरो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। करंट अफेयर में आपको याद रखना है इसरो का वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है शेखर पाठक है इसका लेखक। ठीक है, अब चिपको आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था, पेड़ों के कटाई के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? तो क्योंकि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के बारे में बोल रहा है ना। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, ये भी सही है। वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है, ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया उपर्युक्त सभी। ठीक है, अब ये रही बात कि संसद है ना किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन किस अनुच्छेद में? तो आपको याद रखना है संसद का गठन है, संसद है अनुच्छेद 79 में। ठीक है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में? तो राज्यसभा का है 80 में, और लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 81 में। ठीक है, देखिए ये लगातार तीनों अनुच्छेद है, तो इसलिए याद रखना है 79, 80, 81, और इसे याद रखना सरल, यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रबंधित मुद्रा कहलाता है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित हो जाती है तो वो प्रबंधित मुद्रा कहलाता है। ठीक है, अच्छा, जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध ना हो उसे कौन सा मुद्रा कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है भारत में मुद्रा विनिमय दर किसके द्वारा तय किया जाता है?
तो आरबीआई के द्वारा तय किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुल और बियर शब्द किससे संबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्टॉक बाजार से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलाल स्ट्रीट कहाँ है। ये जो दलाल स्ट्रीट है ये भी स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ठीक है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है, मुंबई में है। अब एक क्वेश्चन याद रखना है कि सेबी की स्थापना कब हुआ, तो 1988 में हुआ था। सेबी का मुख्यालय क्या है, मुंबई में हुआ। करेंट अफेयर में याद रखना है सेबी का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, माधवीपुरी बुच है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 243 के ZA, है ना। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है, तो अनुच्छेद 243 ZA के अधीन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है नगर पालिका और पंचायती ये दोनों के बारे में जो संबंधित अनुच्छेद है कौन सा, वो ध्यान रखना है। देखिए नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद है 243 P से 243 ZA तक, नगर पालिका से ये हो गया। और पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 O तक है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, तो ये राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और इसी 24 अप्रैल से ना पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। अच्छा, पंचायत किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था है। और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया है। देखिए जब भी आप पंचायत पढ़ेंगे ना तो नगर पालिका दोनों साथ साथ पढ़ना है, ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और याद भी हमेशा रहेगा, ठीक है। जैसे किस अनुसूची के तहत है ना पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बोहरा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। और कुछ जैसे समिति के बारे में ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, जैसे तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये दोनों किससे संबंधित है, चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है, ये भी चुनावी खर्च से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बिहार का जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, तो वो जिला है गोपालगंज, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2011 के अनुसार गोपालगंज का लिंगानुपात कितना था मालूम, 1021 है। अच्छा, जनगणना 2022 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, 953 है, तो ये करंट अफेयर की दृष्टि से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है, तो भारत सरकार जो है अशोक के सारनाथ का जो है न सिंह स्तंभ को भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया है, तो इसका आंसर हो जाता है अशोक, ठीक है, अशोक हो गया। अब यहाँ पुलके सिंह द्वितीय, पुलके सिंह से संबंधित आपको याद रखना है पुलके सिंह द्वितीय किस वंश का शासक है, तो चालुक्य वंश का शासक है। कनिष्क किस वंश का शासक है, तो कुषाण वंश का शासक है। और ये रही बात कृष्णदेव राय, ये किस वंश का है, तुलुप वंश का शासक है। अब यहाँ अशोक है ना, अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होता है, आपको ध्यान रखना है। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अशोक है किसका पौत्र है, तो आपको ध्यान रखना है पौत्र बोला है, तो ये हो जाता है पौत्र मतलब पोता, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है अशोक, ठीक है। ऐसे समझिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक, ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपावली घोषणा किसने और कब की, तो इसका करेक्ट आंसर है 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1929 का जो
लॉर्ड इरविन ने किया था। और लॉर्ड इरविन से संबंधित है ना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सबको यहाँ एक साथ देखेंगे, ठीक है। मतलब लॉर्ड इरविन के समय है ना जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कितना मालूम, 1926 से 31 तक, ठीक है। अब इससे जो भी क्वेश्चन बनता है सबको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। 1926 से 31 तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण घटना हुआ है। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में हुआ था। ये सब किसके, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ, वो सब हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। बटलर समिति का स्थापना कब हुआ, तो ये 1927 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट कब आया, 1928 में। दीपावली घोषणा कब हुआ, 1929 में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था, ठीक है। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 1931 में हुआ। तो ये सारी चीज़ें लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी, तो इंडिका के लेखक कौन है मालूम, मेगास्थनीज। इसे याद कैसे रखना है, देखिए इंडिका को रिलेट करिए इंडिया से और मेगास्थनीज को रिलेट कर दीजिए मेगा खनिज से, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है, तो ऐसे रिलेट करके याद रहेगा आपको, ठीक है। इंडिया में मेगा खनिज है यानी इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है ना जिसका एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ठीक है, आपको वहाँ यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसे याद कैसे रखना है। अष्ट को रिलेट करिए कष्ट से, तो कष्ट है ना, कष्ट जब होता है किसी को तो उसे का पानी देते हैं, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हो गया, पाणिनि, ऐसे रिलेट कर लीजिए। किसी को अगर कष्ट होगा तो उसे क्या, पानी देंगे, यानी अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। एक क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है। क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि राज तरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना है, देखिए जम्मू कश्मीर में अक्सर कलह होते रहती है, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो राज तरंगिणी के लेखक कलह से यानी कल्हण है, ऐसे याद रखना है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, युद्ध से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपको याद रखना है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 में हुआ था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ। रूसी क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और चीनी क्रांति कब हुआ, 1911 में हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। अब यहाँ पर एक दो और क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा, जैसे देखिए एक लोकतंत्र जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार है, ये कथन किसका है, फिर से समझिए, लोकतंत्र जनता की जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार है, ये कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का है। और एक है एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा, ये नारा किसने दिया था, तो हिटलर का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप। अच्छा, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में, तो आर्कटिक महासागर में, ये ध्यान रखना है। न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप किस महासागर में है, तो ये है प्रशांत महासागर में। श्रीलंका किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर में है। और मेडागास्कर भी हिंद महासागर में है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द ग्रेट निकोबार द्वीप जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये सही है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 8 वर्ष का होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। यानी इसका आंसर बी हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 72 में। तो यहाँ पर क्या, राज्यपाल का भी ध्यान रखेंगे, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति को क्षमादान अनुच्छेद 72 में और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था,
तो इसका करेक्ट आंसर है सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल करियप्पा था। ठीक है। और जन योजना किसने बनाया था? तो एम.एन. राय ने बनाया था। और ये हीरालाल जे कानिया से कुछ याद आ रहा है? ये कौन है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चालुक्यों ने करवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत बीमल शाही ने करवाया था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है, ये ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रेलवे एनटीपीसी के में एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? तो चंदेलों ने बनवाया। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। और कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? तो वो भी खजुराहो में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? वो राष्ट्रपति को देता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 में। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड, ऑप्शन के अनुसार से लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है। देखिए क्या हुआ था कि भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा भारत में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ये ध्यान रखना है। बंगाल में द्वैत शासन को किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। अब यहाँ पर कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको याद रखना है, जैसे सीबीआई यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में? केरल में है। पेरियार परियोजना कहाँ है? केरल में। मैटूर परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? गुजरात में। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में है कि बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? तो ये है तैराकी से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कोई बटरफ्लाई शब्द पूछा दिया आपसे, कभी बेन स्ट्रोक, ब्रस्ट स्ट्रोक किस से संबंधित है? तो वो भी तैराकी से संबंधित है। तो आपको याद रखना, ब्रस्ट स्ट्रोक, स्ट्रोक और बेक स्ट्रोक, ये शब्द तैराकी से संबंधित है। वर्तमान में सबसे बड़ा तैराक कौन है? तो वो माइकल फेल्प्स है। कहाँ का? अमेरिका के है। और चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो आपको याद रखना है, चाइनामैन, पॉपिंग, क्रीज और हुक, ये सब शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो वो अपनी माता जीजाबाई से प्रभावित थे। क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है, शिवाजी का माता का नाम क्या है? तो जीजाबाई है। और पिताजी का नाम क्या है? शाहजी भोसले है। ठीक है। और शिवाजी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। शिवाजी का जैसे एक क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो शिवाजी है। ठीक है। अष्टप्रधान किसके दरबार में रहता था? तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहता था। ठीक है। अब अष्टप्रधान है, इसी तरह कन्फ्यूजन वाला एक क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। ठीक है। इसे कन्फ्यूजन ना हो तो याद कैसे रखना है, देखिए, अष्टदिग्गज देवराय, दिग्गज देवराय,
अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहता था? तो कृष्ण देव राय के दरबार में रहता था, ठीक है। और राष्ट्रप्रधान हो गया शिवाजी के दरबार में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथ क्या है, चौथ क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, चौथ और सरदेश मुखी ये दोनों है ना मराठा साम्राज्य में एक कर था, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, तो क्या था? वो शिकार करना इनका मनोरंजन का साधन था पूरा पाषाण काल में। अच्छा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार है ना पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। अच्छा, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये A.B.K. प्रसाद को सम्मानित किया गया है, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। अब यहाँ करंट अफेयर की दृष्टि से कुछ पुरस्कार जो एग्जाम में पूछा जाता है याद रखना है। जैसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो माधव हाड़ा को मिला है। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी को। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर से और क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन थे? बकलो लोधी, ये ध्यान रखना है। देखिए, लोधी वंश का संस्थापक बकलो लोधी याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा ना, बहलो लोधी है लेकिन बकलो लोधी याद रखना है। अब यहाँ पर क्या है, जो इससे यहाँ पर इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबको यहाँ आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। तो पहले कौन सा राजवंश शासन किया था, बाद में कौन किया था, क्रम से भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत पर है ना 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है? गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है। एक लाइन याद रखिए, 5 राजवंश क्रम से याद हो जाएगा। गुलाब खिले तो यानी गुलाब यानी गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी कि सैयद वंश और लोधी वंश। अब रही बात इसके संस्थापक, जैसे यहाँ लोधी वंश के संस्थापक पूछा तो आपको सबके बारे में संस्थापक याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो थे ये इल्तुतमिश, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और खिलजी वंश के संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और लोधी वंश के संस्थापक बकलो लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यूपी के इज्जत नगर में है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्व मानसून से जाड़ों में वर्षा होती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो ये होता है मासिनराम मेघालय में होता है। सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होता है? तो वो होता है लद्दाख की राजधानी लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन मब्बाकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में है, ठीक है। और जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन सा, जैसे कि सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ है?
तो कोलकाता में। इसे याद कैसे रखना है, सुभाष काका, यानी कि सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में। एक पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो दिल्ली में। इसे याद कैसे रखना है, इंदिरा दीदी, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो मुंबई में है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है जो पूछा जाता है कि भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दिल्ली में है, इंदिरा दीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर है बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाणभट्ट के लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखा, तो बाणभट्ट ने लिखा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि कादम्बरी के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, 3 पुस्तक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक है वो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसे याद कैसे रखना है, देखिए हर्षवर्धन की पुस्तक है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। तो इसे याद रखना कैसे मालूम, हंस ना रे पिया, ठीक है। देखिए इस लाइन से आपको 3 प्रसिद्ध पुस्तक हमेशा हमेशा के लिए याद होगा और कभी नहीं भूलिएगा। हंस ना रे पिया, हंस से हो गया हर्षवर्धन की, ना रे पिया, ना से हो गया नागानंद, रे से रत्नावली और पिया से प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ फिरदौसी है, फिरदौसी का ये कौन है, तो शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है, बराह मिहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सेंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये डेजी रॉकवेल के द्वारा इसे क्या हुआ, इंग्लिश में इसको अनुवाद किया गया है, ठीक है। लेकिन इसका लेखक है कौन, तो गीतांजलि श्री है। हिंदी में जो लेखक है रेत समाधि के लेखक कौन है, गीतांजलि श्री। इसको अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, तो गीतांजलि श्री को दिया है। और करेंट अफेयर में फिर एक याद रखना है कि 2023 का जो है अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो गोस्पो डिनोव को दिया गया है। याद रखना ये जो है ना, ये जो गोस्पो डिनोव है इसे 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 48, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 मीनार कहाँ है, तो कहाँ है, हैदराबाद में। और झूलता मीनार कहाँ है, तो वो है अहमदाबाद में। और कुतुब मीनार कहाँ है, तो वो है दिल्ली में। तो ऐसे मेन ये सब पहले याद रखना है। अब रही बात है कि 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। हैदराबाद के 4 मीनार के निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। झूलता मीनार है अहमदाबाद में, इसका निर्माण किसने करवाया, तो सीदी बशीर ने करवाया था, सीदी बशीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI स्कूल का उद्घाटन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है केरल ने किया है, ठीक है। केरल काफ़ी मतलब हर चीज़ों में, कुछ चीज़ों में ना शिक्षा हो या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी आगे है, ठीक है। केरल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो है केरल, ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो वो भी है केरल का। सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ होता है, केरल में। सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल में। सबसे ज़्यादा मसाला केरल में। तो ये इतने सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है असम को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, असम का पुराना नाम क्या था मालूम, पहले कामरूप ये नाम था, ठीक है। और असम से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो वो है असम के डिगबोई में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्स किरणों में समाविष्ट है, तो इसमें क्या है, एक्स किरणों में विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्स किरण की खोज किसने किया, तो रोएंटजन ने किया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है किसका, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब रही बात ये ब्रोमीन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या मालूम कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन है। और द्रव धातु कौन सा है, तो वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो कौन है वो, डॉक्टर सीवी रमन है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इसे मिला है। करंट अफेयर में आपको याद रखना है, याद तो किए होंगे, आपको रिवीजन करवा देते हैं। 2023 का जो है ना भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, पियरे अगोस्तिनी, फेरेंस क्राउस और एल ह्यूलियर, यानी 3 लोगों को मिला है 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। कौन कौन सा है, पियरे एगोस्तिनी, और दूसरा है फेरेंस क्राउस, और तीसरा है एल ह्यूलियर। ठीक है, देखिए ईयर जो है ना, देखिए पियरे अगोस्तिनी, पियरे में यो रो आ रहा है, ये देखिए तीनों नाम में यो रो का थोड़ा सा आएगा वॉइस। ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करके याद रख लेना, जैसे पियरे अगोस्तिनी और एक फेरेस क्राउस और एक एल ह्यूलियर है ना, तो ये तीनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सैफर विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मवेशियों में मुंहफट रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये विषाणु के कारण होता है। ठीक है, और इसी तरह एक और आता है क्वेश्चन, खुरपक्का और मुंह पक्का रोग किसके कारण होता है, और एक है पोंकनी, ये तीनों होता है भी वायरस के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है स्क्विड जीव के ने 3 हृदय होता है। ठीक है, देखिए स्तनधारियों में ने जो 4 हृदय होता है। ठीक है, स्तनधारियों में, पक्षियों में और कुछ सरीसृप में, वो सरीसृप में जैसे कि मगरमच्छ, घड़ियाल में 4 कक्षीय हृदय होता है। अगर सिंपल पूछा जाए आपसे कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होता है, तो 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह कैसा दिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये काला दिखेगा। ठीक है, लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो काला दिखेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग है तो वो कौन कौन सा है, नीला, हरा, लाल, इसे याद रखना, निहाल, यानी नीला, हरा, लाल, ये क्या प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ईंधन की अधिक खपत होगा। ठीक है, जब टायर का हवा कम हो जाएगा ना तो वो क्या होगा, ईंधन की अधिक खपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद रखना है, आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर है। ठीक है, द्रव की आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। अब ये कन्फ्यूजन वाला यहाँ क्वेश्चन है, एक है हाइड्रोमीटर। ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपको साथ में देगा, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए आर्द्रता मापने वाला हाइग्रोमीटर और आपेक्षिक घनत्व मापने वाला है वो हाइड्रोमीटर। इसे याद कैसे रखना है, देखिए घनत्व का इंग्लिश क्या होता है, डेंसिटी, तो डेंसिटी में डो वाला आएगा ना हाइड्रोमीटर, है ना, डेंसिटी यानी घनत्व मापने वाला डो वाला आएगा, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या मालूम, ये नाभिकीय संलयन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन याद रखेंगे रिलेट करके। ठीक है, जैसे कि नाभिकीय संलयन है ना, एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो वो भी है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, अब इसे याद कैसे रखना है, देखिए सूर्य की सतह में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है मालूम है, तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। तो सूर्य की सतह से हाइड्रोजन पाया जाता है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, इसीलिए हाइड्रोजन बम जो है वो भी आधारित है नाभिकीय संलयन पर, जबकि परमाणु बम है ना नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61
श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है रेडॉक्स अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर बी, Mn2 + 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उससे क्या बना MnCl2 + 2H2O + Cl2। होता क्या है? देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होता है, तो उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये आह्वान घंटे यानी कि कॉलिंग बेल में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि लेक लांसेस सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहाँ लेक लांसेस सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण ये होता है। ठीक है, अब अपवर्तन के कारण एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो वो अपवर्तन के कारण होता है। इसे याद कैसे रखना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो? देखो, तारों का टिमटिमाना यानी कि टिमटिमाना यानी अप डाउन होता है, तो अप डाउन यानी अपवर्तन के कारण होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग जो किसके कारण दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायोड क्या होता है? केवल एक दिशा में चालन करता है। इसका आंसर ये हो जाता है केवल एक दिशा में चालन करता है। डायोड क्या होता है? डायोड बल्ब द्वारा AC को DC में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो है सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। वो होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है, अच्छा, अम्लीय वर्षा के लिए, ये जैसे कृत्रिम वर्षा के लिए हो गया, ये वाला आंसर हो गया था। ये क्वेश्चन आता है अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस के कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 के कारण ये अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर देश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है चारे और पानी के लिए। जो घुमंतु पशु चारण में चरवाहे क्या करता है? अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों में भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम तेल को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, जैसे कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? खनिज तेल से। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम तेल को कहा जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है CaMgCO3 ये डोलोमाइट का सूत्र है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन याद रखना है। बिना बुझा हुआ चूना, उसका सूत्र कौन सा है? तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH ये बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र कौन सा होता है? तो CaCO3 ये हो गया। और सोडियम कार्बोनेट का है ये वाला है Na2CO3 और 10H2O ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पवन चक्की जो है ऊष्मीय इंजन नहीं है। बाकी जो डीजल इंजन, भाप टरबाइन और गैस चालित इंजन ये ऊष्मीय इंजन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और यहाँ याद रखना है कि ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा मालूम? तो सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सबसे सर्वप्रमुख स्रोत है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हाई स्पीड स्टील जो है सबसे अधिक कठोर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन याद रखना है आपको। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो टंगस्टन है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? बिना संपर्क टाइप का है कौन सा है वो? तो वो है ये पायरोमीटर, यानी कि दूर से ही उच्च तापमान को मापा जाता है पायरोमीटर से। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैसों का दबाव मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोरिसेली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी ब्लीचिंग का गुण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये क्लोरीन में विरंजन का गुण है। क्लोरीन से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल की शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा। इसका करेक्ट आंसर है कि मशीन घिस जाएगी। देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को, किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा और मशीन के चलाने में आवाज़ होगी। इसका आंसर करेक्ट है सभी, उपर्युक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पानी भरे ही यदि किसी वस्तु केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। फिर से समझिए कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? इसकी विद्युत कुंडली जो कि इलेक्ट्रिक कोयल ये क्या है? जल जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज जो एलिमेंट है वो किसका बना होता है? तो वो होता है शीशा और टीन का बना होता है। विद्युत फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न होता है, ये ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल कि विद्युत फ्यूज का तार होता है तो क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। अच्छा प्रतिरोध का मात्र एसआई मात्रक क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अब यहाँ कन्फ्यूजन वाला है इसलिए आपको याद रखना है प्रतिरोध का ओम हो गया। अब प्रतिरोधकता का है ओम मीटर, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार क्या हुआ कि बिहार एसएससी सीजीएल में प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा तो कई लोग ओम टिक करके आ गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरोधकता कोई प्रतिरोध सिंपल मान लिया था, लेकिन ध्यान रखना प्रतिरोधकता का है ओम मीटर। देखिए प्रतिरोध छोटा है तो उसका एसआई मात्रक छोटा वाला शब्द ओम। प्रतिरोधकता ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका मात्रक भी ओम मीटर, ये भी बड़ा हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से सेट नंबर 9 का जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से। और आज का क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।